ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं अपरदन के कारक यानी कि हिमानिया जिसको कहते हैं, या हिमानिया ग्लेशियर जिसको कहा जाता है। ग्लेशियर क्या होते हैं आप जानते हैं, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ जहाँ पे साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। और हम कहना चाहिए ग्लेशियर हमारे लिए कहना चाहिए एक जैसे हार्ट की भूमिका का होती है हमारे बॉडी में, कि हमारा जो ब्लड है वो पंप होता है और उससे सारी बॉडी में हमको ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक उसी तरह से ग्लेशियर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ग्लेशियर नहीं होते तो हमारी जो नदियां हैं वो साल भर हमें पानी नहीं दे पाती, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बरसात में तो पानी मिलता ही है सब जगह, लेकिन जानते हैं आप लोग जब भीषण गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं और जो नदियां हैं, जो हमारी सदाबहानी नदियां जिसको हम एवरग्रीन रिवर्स के नाम से जानते हैं, हमेशा उसमें जल से भरी हुई नदियां, उनके जो मुख्य कारण है वो है ग्लेशियर है। अगर ग्लेशियर नहीं होते यानी कि बर्फ के पहाड़ हमारे पास नहीं होते तो शायद हम लोग को पानी के पीने का पानी, स्वच्छ जल और की उपलब्धता हमारे लिए असंभव सी बात थी। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि ग्लेशियर क्या है, उनके क्या कार्य होते हैं, और साथ ही ग्लेशियर से बनने वाली जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि हिमालय है, आल्प्स है, रॉकीज है, एंडी आदि ऐसी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं जो कि हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। और किसी भी ऐसे देश में जिस जहाँ पे बर्फ नहीं होती है वहां पे निचली जो सीमा रेखा होती है हम उसको हिम रेखा कहते हैं, जहाँ पे जिसकी बर्फ नहीं होती। जब बर्फ से ऊंचे पहाड़ों को हम तो ग्लेशियर के नाम से जानते ही हैं, लेकिन जहाँ से बर्फ खत्म हो जाती है उसको हम हिम रेखा या आइस लाइन के रूप में भी उसका अध्ययन करते हैं, या निचली सीमा रेखा के नाम से, स्नो लाइन के नाम से उसको हम जानते हैं। और हिम क्षेत्रों में जब ढाल, गुरुत्वाकर्षण का दबाव अधिक या बर्फ के निकट क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में, घाटियों में फिसलने से, रगड़ने से जब बर्फ गतिशील हो जाती है, आप जानते हैं कि बर्फ हमेशा ऊंची पहाड़ियों पर पड़ती है, यहाँ की एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, तो वो धरातल का जो सरफेस है वो कैसा है, बिल्कुल पहाड़ी ढाल होते हैं। तो उनमें कभी कभी क्या होता है कि बर्फ जब गिरती है तो उससे बहुत कभी फिसल जाती है, या उसमें गुरुत्वाकर्षण काइनेटिक जो बल होता है उसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है, और आपस में खिसक कर, आपस में रगड़ कर क्या होता है जो वो नीचे की ओर फिसलती है, और फिसलने के कारण उसमें गति पैदा हो जाती है या उसमें बहाव पैदा होता है। तो उसको हम कहते हैं हिमनद या हिमानी के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि विश्व के महान क्षेत्र जैसे कि महाद्वीपीय पैमाने पर आर्कटिक महाद्वीप पाया जाता है, और इसी भांति उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड भी बर्फ से ढका हुआ जो पहाड़ है, तो विशाल द्वीप के रूप में कहना चाहिए, पहाड़ नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, ये हिमानी के रूप हैं या बर्फीले क्षेत्र हैं। तो हिमानी जो पिघल के पानी आता है उसको हम बर्फ की नदी या हिमानी बर्फ नदी के नाम से या कहते हैं। सो ग्लेशियर इज द रिवर ऑफ आइस, इस तरह से इसको हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी तरह से बॉरिस्टर एक बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने हिमानीज का अध्ययन किया यानी कि बर्फ की पहाड़ियों का अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि हिमानी हिम की ऐसी राशि है जो धरातल पर संचय के स्थान पर धीरे 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 खिसकती चली जाती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे बर्फ पड़ी वो धीरे धीरे बर्फ पिघल के रूप में या ढालों में के कारण नीचे की ओर खिसकती जाती है और धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है। ठीक उसी तरह आर्थर होम्स ने भी कहा कि हिमानिया वे हिम राशियां हैं जो गुरुत्व बल के प्रभाव से हिम क्षेत्र से जहां उनकी उत्पत्ति होती है वहां से खिसक जाती हैं। तो इस तरह से हम जो है हिम नदियों के बारे में भी हमने जाना कि जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं वो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, अपनी भूगर्भिक बनावट के कारण, भूभौतिकी बनावट के कारण नीचे की ओर फिसलती हुई आती है। तो हम उसको हिमानी या हिमनद के रूप में जानते हैं। और आज का हिमयुग का जो प्रभाव पड़ा था, हिमयुग का कई सालों तक पूरा विश्व जो है हिमयुग की चपेट में था। तो आप जानते हैं हिमयुग का जो प्रभाव पृथ्वी पे पड़ा था, तो पृथ्वी पर हिम के क्षेत्र का विस्तार सदैव एक सा नहीं रहता, हमेशा उसमें चेंज आता रहा है, जैसे हम क्लाइमेट चेंज के रूप में भी जानते हैं। तो इसका कारण थे वायुमंडल में, आप जानते हैं अनेक कारणों से, कभी कभी तापमान के लंबे समय के अंतर के पश्चात कमी आ जाना, या पृथ्वी के इतिहास में कैम्ब्रियन युग से लेकर 3 हिम युग अभी तक बीत चुके हैं। इनमें से 2 जीवकल्प या पेलोजोइक रूप में, और अंतिम हिमयुग आज से कुछ लाख पूर्व जो है प्लाइसोटोसिन युग, महायुग, हिमयुग के नाम से जाना जाता है। और इस हिमयुग का जो प्रभाव था आज से 10-12 हजार वर्ष पूर्व तक जो है समाप्त हुआ था। इस नवीन प्लाइसोटोसिन जो हिमयुग के समय में उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया है, महाद्वीप है, अधिकांश जो है भाग थे जो हिम से ढके हुए थे,
और इस समय 3 बार जो है बर्फ का क्षेत्र कम हुआ और बार बार जो है आगे बढ़ता चला गया था। और जो ये हिमयुग था वो हिमयुग का जो काल था 10 लाख वर्ष तक माना गया और पूरा जो विश्व था वो बर्फ से ढका हुआ था। और अंतिम युग हिमयुग जो है आज से 10,000 वर्ष पूरे 1000 वर्ष पूर्व ही पीछे हटा है या कम खत्म हुआ है। इसी कारण से कुछ विद्वान मानते हैं कि हिमयुग के चौथे मध्याह्न, अभी हम चौथे मध्याह्न इंटरवल में रह रहे हैं और ये जानते हैं कि अगर हम आश्चर्य नहीं करते कुछ कुछ सदियों बाद तापमान गिरने से पुनः हिम का फैलाव हो जाएगा। ये विद्वान मानते हैं, ये स्टडी कर रहे हैं लगातार, ग्लेशियर्स पे जो स्टडी कर रहे हैं, जियोफिजिक्स पे जो विद्वान स्टडी कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब कुछ इसके बाद फिर से एक नया युग हिमयुग आएगा और लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे हिमयुग की शुरुआत फिर से हो जाएगी। और अभी इसको इंटरवल मार्किया पीरियड में हम लोग जी रहे हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। और जलवायु विविधता का विश्वास है कि यदि बढ़ते हुए प्रदूषण से या वायुमंडल से गैसों का संतुलन बिगड़ने से कई कारण है, तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री में लगातार पृथ्वी के तापमान में बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। जो अधिकांश हिम क्षेत्रों के बड़े जो भाग हैं वो पिघल रहे हैं और समुद्र का जो जल भाग है वो 10 से 15 मीटर जो है जल का स्तर है वो ऊंचा उठा जा रहा है 10 से 15 मीटर की। और आप जानते हो कई इन क्षेत्रों में कई बार अंडमान निकोबार को कहा जाता है, विद्वानों की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग, जिसकी पानी के स्तर के बढ़ने से समुद्र में है कि ये कहा जाता है आने वाले 8-10 साल में पूरा डूब जाएगा। इसी तरह से आप जानते हैं भारत में ही अगर आप देखें तो जहाँ द्वारिका वाला क्षेत्र है, जहाँ पे द्वारिका पहले हुआ करता था, उसमें अधिकांश जो मंदिर हैं वो समुद्र में डूब चुके हैं। तो ये लगातार बर्फ के पिघलने से जो है समुद्र के जल में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये जो घटनाक्रम है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और विद्वान इसके संदर्भ में अपनी फोरकास्टिंग करते आ रहे हैं कि आने वाला समय फिर से हिमयुग में तब्दील हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो तटवर्ती क्षेत्र जो उभरे हैं इसका जो कारण है क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विविधता के आधार पर कि इसमें निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि हिम रेखा, जिसको मैंने अभी कहा था स्नो लाइन, जहाँ पे की बर्फ खत्म हो जाती है, जहाँ यह कहना चाहिए जहाँ से बर्फ शुरू होती है और उसके बाद नीचे तो नहीं होती, उसके बाद ऊपर को होती है, उसको हम स्नो लाइन के रूप में जानते हैं। तो ये सीमा रेखा के बाद सदैव बर्फ ऊपर की ओर होती है और इसको हम खिसक कर जब हिमानी का रूप धारण करते हैं तो इस क्षेत्र से नीचे की ओर बर्फ आती चली जाती है। और आप जानते हैं कि जलवायु एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो कि तापमान में विभिन्नता को प्रभावित करता है। जलवायु क्लाइमेटिकल कंडीशन निश्चित रूप से भौगोलिक ऐसा कारण है जो कि तापमान में चेंज लाता जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर होती है, जबकि शीत कटिबंधों में हिमरेखा नीचे की ओर होती है, बहुत कम ऊंचाई पर पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई भी आप जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, तो एक वेल नोन फैक्टर है। जैसे जब हम पर्वतीय क्षेत्रों के बढ़ते हैं जाते हैं तो उसमें तापमान में कमी आती जाती है। इसलिए हिमरेखा भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर होती है, कहीं पे जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ नीचे होती है, जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे ऊंची होती है। तो इसके लिए कोई निश्चित बाउंड्री लाइन तो है नहीं, अलग अलग जगहों की जलवायु के आधार पर हिमरेखा की जो लाइन है वो निश्चित की जाती है। और आज हम देखेंगे कि हिमानियों की उत्पत्ति कैसे, यानी कि ओरिजिन ऑफ द ग्लेशियर कैसे होते हैं बनते हैं। और इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ष पर्यंत तापमान नीचा रहने से हिम सरलता से यानी कि आप जानते हैं अगर टेम्परेचर नीचा होगा बारिश की बूंदें कन्वर्ट हो जाती हैं बर्फ के रूप में, तो उसको से जो है हिमानियों की उत्पत्ति में सहायक होती है। और जानते हैं कि आप लोग जहाँ पे हिमपात अधिक होता है उन क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, जहाँ पे नमी अधिक होती है उन क्षेत्रों में हिमानी बर्फ जो है ज्यादा पड़ती है या हिमपात ज्यादा होता है। और वहाँ उन क्षेत्रों में भी ग्लेशियरों का निर्माण होता है क्योंकि वायु में नमी होती है और नमी की कमी के होने से हिमपात नहीं हो पाता। तो जिन क्षेत्रों में नमी ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में भी हिमपात होता है। और इसके अलावा हिमानी उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण कारक है वो वाष्पीकरण की मात्रा का कम होना। अब आप जानते हैं कि जहाँ ठंडे क्षेत्र है, जहाँ बर्फ पड़ती है, तो उन जगह क्षेत्रों में धूप निकलती नहीं, जैसे धूप निकलती है वाष्पीकरण होता है और तुरंत बादल बन के फिर बर्फ के रूप में वहां कंडक्शन होके बर्फ गिर जाती है। तो वाष्पीकरण की मात्रा बिल्कुल नहीं हो पाती, इस कारण से ये क्षेत्र हमेशा ग्लेशियर के रूप में या हिमानी के रूप में रहते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है जो हिमानी की को उत्पन्न करते हैं, हिम की अपार राशि जो है जिसमें हिमानियां उत्पन्न होती है, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी विशाल बर्फ के जो पहाड़ हैं विशाल राशि है
उनमें जो है उनमें ग्लेशियर का निर्माण है, क्योंकि जो बारिश होती है वो बर्फ के रूप में होती है। इतनी ठंड होती है कि बारिश बूंदों के रूप में पड़ ही नहीं पाती, और जब पड़ती है तो वो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण पड़ती है कि हमने उस क्षेत्र में क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा है या उसको वहां पे क्लाइमेट डिग्रेडेशन हुआ है, जैसे हमने केदारनाथ में किया था। आप जानते हैं कि हमने उस जगह पे इतना ज्यादा आर्टिफिशियल हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, उस क्षेत्र को हमने इतना ऑक्यूपाइड, इतना पॉल्यूटेड कर दिया था कि जो हमारी जो चौरी बारी लेक थी वहां पे जो कि हमेशा ग्लेशियर लेक के रूप में जाना था, वहां पे बर्फ ही ढकी रहती थी। अब जब अचानक बारिश की बूंदें पड़ी तो पानी का स्तर इतना ज्यादा हो गया उस क्षेत्र में कि वो जो है उसका बंध था वो टूट गया, और उसका विभीषिका आपने हमने सबने देखी है। तो जो है इस क्षेत्र में जो है हमेशा क्या होता है, नमी के कारण यहाँ पे हमेशा हिमानी की उपस्थिति रहती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर है हिमानी के जो तापमान है, नमी है और वाष्पीकरण की मात्रा का कम होना, ये सब चीजें महत्वपूर्ण कारक है जो कि हिमानियों को ओरिजन करती हैं या निर्माण करती हैं। हिमानियों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं किस कारण से, इसके लिए इसकी हिमानी अपने विस्तार, आकृति और स्थिति के अनुसार उसका जो वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला है घाटी हिमानी, दूसरा है पर्वतपदी हिमानी, तीसरा है महाद्वीपी हिमानी और चौथा हिमटोपी और पांचवा है ज्वारी हिमानी या हिमशिलाएं जिनको कहा जाता है। तो ये हिमानियों का वर्गीकरण है कि इतने तरह की हिमानियां होती हैं। पहले हम जानेंगे आज घाटी हिमानियों के बारे में। ऊंचे पर्वतीय भागों में विशाल हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं। और ये जो बर्फ है फिसल कर घाटी में बहती है। ऐसे जो हिमानी होती है इनका जो हिमनत है प्राय 2 से 10 किलोमीटर तक लंबे लंबे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, और इनकी गहराई और चौड़ाई जो है नदी की तुलना से कहीं बहुत ज्यादा होती है। विश्व में सबसे लंबी घाटी हिमानी जो है पामीर है, क्यूनुर है। हिमालय काराकोरम पर्वतीय विशाल प्रदेश रहते हैं जो कि लगातार बर्फ से बड़े ढके हुए क्षेत्र है। और यहाँ के जो हिस्पार है, सियाचिन है, बाल्टोरा है, साइसानी है, बियाको आदि हिमानी 50 से 80 किलोमीटर के मध्य बड़े बड़े लंबे क्षेत्र हैं जिसको हम घाटी हिमानी के रूप में जानते हैं। दूसरा है पर्वतपदी हिमानी। इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध में हिम रेखा काफी नीचे लगभग 1500 मीटर तक उतर आती है, यानी कि नीचे जिस समय बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बिल्कुल ठंडे के दिन होते हैं उस समय बर्फ रेखा 1500 मीटर की ऊंचाई तक बर्फ पड़ जा रही है। और जिसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे घाटी हिमानी पहाड़ों की तलहटी में भी बन जाते हैं। और जैसे कि अलास्का का बेरिंग है, मेलास्पिना है, आयरलैंड है, बेटना जोकुल है, ग्रीनलैंड है। ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पर्वतीय हिमानी के रूप में हम जानते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है महाद्वीपी हिमानी। कुछ हिमानियों का जो विस्तार है लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। प्लासिटोसिन हिमयुग जब आया था, ऐसी महाद्वीप जो है हिमानी यूरोप, ऐसे जो महाद्वीपी हिमानी है इनको जो है यूरोप में है, एशिया है, मध्य अमेरिका में को की जो विशाल क्षेत्रों को घेरे हुए हैं। जो इनका जो मध्यवर्ती भाग है 2500 से 3000 मीटर तक की मोटाई में इस क्षेत्र में बर्फ पाई जाती है। और इस समय जो सागर तल से जो है 60 मीटर नीचे होते हैं ये क्षेत्र। वर्तमान में जो है आर्कटिक महाद्वीप है। महाद्वीपी हिमानी का शेष बचा हुआ उदाहरण मानते हैं हम इसको, आर्कटिक महाद्वीप को। और ग्रीनलैंड में भी छोटे पैमाने पर इसी तरह के हिमानी पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ अनेक स्थानों पर लाखों वर्ष पुरानी बर्फ जो है सैकड़ों मीटर तक की मोटाई में पाई जाती है। यानी कि सोचिए 2,000 3,000 मीटर की चौड़ी ऊंची पट्टी परत जो है जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, पुरानी बर्फ के ऊपर बर्फ पड़ती चली जाती है। तो इस तरह से इसको हम महाद्वीपी हिमानी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा है हिम टोपी, आइस कैप जिसको कहा जाता है, जो कि हिमानी का एक छोटा रूप या हिम टोपी कहलाते हैं। इस क्षेत्र को महाद्वीपी हिमानी का ही रूप है। और अधिकांश ऊंचे पर्वतीय शिखर में एक प्रकार से हिम की बर्फ की टोपियां पाई जाती हैं। ऐसे ध्रुवों के निकट द्वीप में, विशेषकर कर्नाटक के उत्तरी पूर्वी द्वीपों पर स्थायी बर्फ के क्षेत्र पाए जाते हैं, और जिनको हम हिम टोपियों के रन यानी कि पर्वतों की श्रृंखलाओं में नई नई बर्फ पड़ती चली जाती है और कैप के रूप में, यानी कि लगातार उसके ऊपर बर्फ पड़ती जाती है, इसलिए हम उसको महाद्वीपी हिमानी टोपी के रूप में जानते हैं। और पर्वतीय चोटियों पर हम जो है इसको कहते हैं तमाम हिम की चादर के रूप में हिम टोपी फैली रहती है। इसके अलावा जो है पांचवा है ज्वारी हिमानी। और ज्वारी हिमानी या महाद्वीप हिमानी का ही विस्तार समुद्र तक होता है। समुद्र तटों तक भी इस तरह का हिमानी का विस्तार होता है। ऐसे में बर्फ का एक बार जीप की तरह समुद्र की ओर खिसकता है। जब तक ऐसे जीव की तरफ ऐसी फैली हिमानी का संबंध मुख्य महाद्वीपी हिमानी से बना रहता है, तब उसे हम ज्वारी हिमानी के रूप में जानते हैं। ऐसे हिमानी जो है
लगभग आधा किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं और निरंतर भार और पानी में होने वाली गतियों के अस्थिरता के कारण ये टूट जाती है। यानी कि महासागरों से, जैसे आर्कटिक सी से जो आर्कटिक सी है, यानी कि अंटार्कटिका से आने वाले जो हिमानी है वो बिल्कुल समुद्र में इस तरह से मिल जाते हैं, उनको हम ज्वारी हिमानियों के रूप में जानते हैं। और आप जानते हैं कि हिमानी जो है हिमनद जिसको हम कहते हैं, इनकी आकृति जो है, उनकी अलग अलग तरह की आकृतियां हैं। अल्बेन एक विद्वान है, उन्होंने 1948 में हिम नदी को जो है विभिन्न भागों में बांटा उनकी आकृति के कारण। तो पहले जो है विशाल हिम चादर वाली हिमानी, इसको भी 2 भागों में बांटा, महाद्वीपी हिमानी, हिमटोपी हिमानी, उच्च स्थलीय हिमानी। और दूसरा इन्होंने कहा निश्चित एवं स्वतंत्र मार्ग वाली हिमानी। इसमें जो है पहला है अल्पाइन प्रकार की घाटी हिमानी, पूरी घाटी को आच्छादित करने वाली हिमानी, सर्क हिमानी, दिवाली हिमानी, बहती हुई जीवाकार हिमानी, अभी मैंने बताया आपको इससे पहले भी। इसके अलावा तीसरा है समतल सतह पर फैलने वाली पतली सीमित हिम चादर वाली हिमानी। इसके अंतर्गत आते हैं गिरिपद हिमानी, पदी हिमानी, शेल्फ हिमानी। और इस तरह से जो है हिमानियों का वर्गीकरण उनकी आकृति के आधार पर विद्वानों ने किया। आज हम जानेंगे कि हिमानी के कार्य और उससे निर्मित जो स्थलाकृतियां, हिमानी के भी अपने कार्य, बर्फ के ग्लेशियर के भी अपने कार्य हैं और उसके भी अनेक तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे मरुस्थलों में आप जानते हैं हवाओं के चलने से रेत बजरी रेता जो है उड़ के दूसरी जगह जाता है। विभिन्न तरह की यार्डंग है, चत्रक है, शिलाएं हैं, इस तरह की भू आकृतियों का निर्माण करता है। उसी तरह से बर्फ के द्वारा पे भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो हम जाने कि पहला जो हिमानी के जो कार्य है, अनाच्छादन के विभिन्न साधनों की तरह ही, अनाच्छादन जानते हैं आप लोग, वेदरिंग के विभिन्न साधनों की तरह ही हिम नदियों के में भी धरातल पर अपर्दन करती हैं। अपर्दन से उत्पन्न हुए विभिन्न पदार्थों के परिवहन और उनके निक्षेपण का कार्य करती हैं। हिमानियों के जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें हम हिम नदियों का जो अपर्दन है, इरोजन वर्क ऑफ ग्लेशियर। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में बहती या फिसलती हैं हिमानियां, सभी भागों में भूमि पर खरोच या सी पड़ जाती हैं और हिमानी या बर्फ निश्चित घाटी में बहती चली जाती है और उससे उत्तरदेश में अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं उनका निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि प्लास्टोचीन हिम युग में महाद्वीपी हिमानी एवं उसी प्रकार की विशेष लंबी घाटी हिमानियों से प्रभावित देशों में ऐसी हिमानियों में अपर्दन से क्या हुआ, मोरेन अवसाद के बहने तथा उसके जमा होने से अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। और ऐसी स्थलाकृतियां उस समय इसके हिम प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान में भी दिखाई देती है। उस समय बनी थी जिस समय प्लास्टोचीन काल था और बर्फ पिघल के बह रही थी, फ्लोट कर रही थी, तो उस समय भी कई मोरेन जैसी या अवसाद के जमा होने से तमाम तरह की आकृतियों का निर्माण हुआ। और जो आकृतियां उस समय बनी थी अभी भी वो दिखाई देती है उन क्षेत्रों में। और वर्तमान के घाटी हिमानी क्षेत्रों में एवं अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपी हिमानी प्रदेशों में भी नीचे भी ऐसी तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। यहाँ से बर्फ पिघलने पर ऐसी हिमानी से बनी स्थलाकृतियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। और जो हिमानी से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनमें हम सबसे पहले जानेंगे यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली जिसको कहा जाता है। और ये हिमानी की अपर्दन क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से इस तरह की शेप का, इस तरह की घाटी का निर्माण होता है जिसको हम यू आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। जब ये कैसे बनती है, जब हिम बहने लगती है तो यह घाटी को खरोच कर, काट छाट कर यू के आकार, यानी कि बर्फ के फिसलने से, रगड़ने से, जमीन के अंदर दोनों तटों के पहाड़ी के दोनों किनारों पर रगड़ने से जो है ये खरोच आने से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। इस घाटी के किनारों का ढाल विशेष तेज या बखड़ा और पैंडे समतल प्राय होते हैं। और टिट्टल ने यू आकार की घाटियों के निर्माण पूर्णतः हिमानी द्वारा ही माना। टिट्टल एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि यू आकार की अगर घाटी कहीं होती है तो उसका निर्माण जो है पूर्णतः हिमानी के द्वारा माना जाता है कि वो रगड़ के बनी हुई या खरोच आई है उसके द्वारा बनी है। और इसके निर्माण में जल चक्र की भूमिका को बिल्कुल नहीं माना, यानी कि नदियों के द्वारा इस तरह की घाटी का निर्माण को टटल ने बिल्कुल नहीं स्वीकार किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूमेसाइट की घाटी हिम निर्मित अथवा यू आकार की घाटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पे अमेरिका की योसेमाइट जो घाटी है वो हिम निर्मित घाटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और उसके बाद जो हिमानी से दूसरी बनती है घाटियां, वो लटकती घाटी है जिसको हम हैंगिंग वैली के रूप में भी जानते हैं। और ये लटकती घाटी की जो बनावट है विशेष महत्व होता है। यह प्राय जो है सहायक छुट्टी
हिमानी की घाटी ऊंची रहती है, और दूसरा मुख्य हिमानी की घाटी जो है भारी मात्रा में बढ़ते दबाव, अनेक मोरेन यानी कि बर्फ से बनने वाले प्रकृति के सम्मिलित विशेष संघर्षण के कारण जो इस तरह की घाटियों का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि अधिक कटाव से मुख्य हिमानी की घाटी सहायक हिमानी से अधिक गहरी होती जाती है, और यहाँ मुख्य सहायक हिमानियों के हिमानियों से अंतर रहने से लटकती घाटी का निर्माण होता है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि नदी का विकास मुख्य घाटी में होता है इस क्षेत्र में, और सहायक नदियां मुख्य घाटी क्षेत्र में ऊंचे भाग में आती हैं और इनमें बर्फ की अधिकता रहती है, तो इस तरह की घाटियों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लटकती घाटी या हैंगिंग वैली के रूप में जानते हैं। और लटकती घाटियां कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा पर्वत की मुख्य घाटी तथा सेंट गोर्थाई के दर्रे के समीप रियूज घाटी और चिली और नॉर्वे में लटकती घाटियों के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं आपको। इसके बाद जो तीसरी युवाकार की घाटी पहले नंबर पर, लटकती घाटी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो आकृति का निर्माण होता है जिसको हम हिमगर्र या सर्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये घाटी जिस स्थान पर उद्गम इनका होता है वहां पर विशेष प्रकार का एक गड्ढा, हिमगर्र कहते हैं इसको, यानी गड्ढा, ठीक है। इससे पश्चिम देशों में ओपेरा कक्ष या एम्फी थिएटर जैसी आकृति भी कह सकते हैं। इसकी तुलना विशाल दैत्याकार कुर्सी के रूप में भी की जाती है। ये गड्ढे निरंतर बर्फ वहां पिघल कर मिले पानी की सम्मिलित क्रिया से गहरे होते हैं, यानी कि बर्फ पिघल के उन क्षेत्रों में जमा होता चला जाता है और निरंतर वो गहरे गड्ढे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हिमगहर या सर्क या के नाम से भी जानते हैं, जो कि बर्फ हिमानी के सर्क वाले भाग में पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की हिमानी होते हैं, और जगह इस तरह की सर्क नहीं पाए जाते या हिमगड्ढे भी कह सकते हैं उसको नहीं पाए जाते। तो इस तरह की आकृति का निर्माण भी जो है हिमानियों के द्वारा होता है। इसके अलावा गिरी या श्रृंग के नाम, हॉर्न या गिरी या श्रृंग कहा जाता है, तो ये भी एक आकृति जो है हिमानियों के द्वारा निर्मित है, या ग्लेशियर में क्षेत्रों में इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। तो पर्वतीय भागों में दो विपरीत ढाल कैसे बनती है, दो विपरीत ढाल अलग अलग ढालों में विकसित हो रहे सर्क या हिमगढ़ पीछे की ओर कटाव करते जाते हैं। दोनों ये दो घाटियां, उनके बीच के जो भाग है उनको हम गिरिशृंग कहते हैं। ऐसे में गर्त बड़ा होता चला जाता है, और यहाँ लंबे समय बाद पहाड़ी के स्थान पर हार्न या विशेष श्रृंग या जैसे कि ऊंची नुकीली खंबे जैसी आकृति का निर्माण होता है, जिसको हम हॉर्न या श्रृंग के रूप में जानते हैं। मेटरहार्न जो है स्विट्जरलैंड में एक ऐसी ही ऐसी हिम घाटी के रूप में है। और उसके अलावा यहाँ पे प्रतिवर्ष लाखों यात्री जाते हैं। भारत में हिमालय में भी ऐसे कई प्रकार के श्रृंग या हॉर्न पाए जाते हैं, जो कि ग्लेशियर का एक प्रतिरूप है। इसके अलावा है कंघी नुमा, कंघी आप जानते हो गंगा कौम, तो उसका तरह की भी हिम आकृतियों का निर्माण होता है। सर्क या हिमगहर के पीछे की ओर बढ़ते जाने से उनकी दीवारें आपस में तो मिल जाती हैं, और उसमें तेज धारा वाली संकरी त्रिकोण जैसी आकृति बन जाती है। प्राय जो है गिरी या श्रृंग या हांड के बाद जो है अपर्दन जारी रहने के कारण इस तरह की आकृतियों का निर्माण ग्लेशियर वाले क्षेत्र में होता है, और कलंगी नुमा पहाड़ी का जन्म होता है, तो उसको हम कंगी नुमा पहाड़ी या कॉम रिज के रूप से जानते हैं। इसके अलावा जो छठा आकृति का जन्म होता है उसको कहते हैं गोल सिरे वाली पहाड़ियां, राउंड टॉप्ड हिल्स के नाम से भी जिनको जानते हैं। तो ये आप नाम से ही समझ रहे होंगे, बर्फ की धीमी क्रियाओं से पहाड़ियों के ऊंचे भाग धीरे धीरे गोल आकार के बनते चले जाते हैं, और उनके नुकीले सिरे फिसल के यानी कि ऊपर का टॉप है वो बर्फ से जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा नीचे की ओर फिसल कर गिरता चला जाता है, तो जो टॉप है वो गोल गोल सा रह जाता है और नुकीले भाग समाप्त हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं गोल सिरे वाले राउंड टॉप हिल्स कहते हैं, यानी कि नुकीले कोने न होके उनके गोल आकार टॉप होते हैं, तो उसको गोलाकार सिरे वाली पहाड़ी या राउंड टॉप हिल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है टार्न टार्न झील, यानी कि टार्न झील कैसे बनती है, ये भी ग्लेशियरी भागों में बनती। हिमगहर या सर्क के नीचे का भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से गड्ढे जैसा बन जाता है, जब इसके कारण हिमानी के जो गड्ढे बनते हैं और सर्क जो होते हैं उनके कारण जो है बर्फ फिसलती चली जाती है, तो क्या होता है
हिमानी के पेंदे में जब बहुत बहते हुए बर्फ के साथ मोड़े जकड़े रहते हैं, तो पेंदे में मुलायम मिट्टी को काट छाट कर वहां पर गड्ढे से बना देते हैं। और ऐसे गड्ढों में बर्फ के हट जाने के बाद जब बर्फ पिघल चली जाती है, उन गड्ढों में क्या होता है, पानी भर जाता है। तो इन्हें हम टार्न झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्लेशियर कृत झील है या ग्लेशियर से बनी हुई एक महत्वपूर्ण भूआकृति है। जब ये गड्ढे कठोर भाग पर पड़ते हैं, तो उन्हें वहां पे शेल बेसिन, उनको शेल बेसिन के रूप में जानते हैं। और गड्ढे जो है बड़े बड़े सोपान की तरह गिरते हैं, और पीटर नास्टर झील इनको कहा जाता है। इसके अलावा जो है हिम सोपान या दैत्याकार सोपान के रूप में भी ग्लेशियरिक आकृति का निर्माण होता है, जिसमें कि हिमानी की लंबाकार घाटी प्राय सीधी सी हो जाती है, उसमें बहते हुए पानी की तरह विसर्प या गहरे घुमावदार मोड़ उस क्षेत्र में पड़ जाते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसी घाटी कभी कभी दूर दूर तेज ढाल वाला सीढ़ीनुमा भाग भी यहाँ पे दिखाई देता है। और ये सीढ़ीनुमा भाग काफी ऊंचे होते हैं, तो इन्हें दैत्याकार सोपान या सीढ़ी कहा जाता है। और इनके निर्माण के समय जब हिम घाटी की मुलायम चट्टान कटती है, तब तो कठोर आग्नेय या चट्टानी आसान से कटती और घिसती चली जाती है। इस कारण से इस क्षेत्र में बीच बीच में ऊंचे ऊंचे सीढ़ीनुमा हिम सोपान या दैत्याकार सोपान का निर्माण हो जाता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई जो दैत्य अपने बैठने के लिए अपने लिए सोपान का निर्माण किया हो। और ये वास्तव में अगर इनको ध्यान से देखें तो आराम कुर्सी से प्रतीत होते हैं। और हिमनद के मार्ग में सोपानाकार भ्रंश से बने कगारों से होती है इनका निर्माण। और इस तरह की जो आकृति है ग्लेशियर से निर्मित एक महत्वपूर्ण आकृति है। इसके बाद आता है शीप रॉक्स या कि मेष शिला भी कहा जाता है इसको। और आप जानते हैं कि बर्फ अपनी घाटी की उभरी हुई कठोर शिला को रगड़ता जाता है और ऊंचे भाग की ओर बढ़ता चला जाता है। प्राय जो हम देखते हैं कि भारतीय पैमाने के मार्ग में इस तरह की आकृतियां, जिसको मेष शिला के रूप से जानने के रूप में हम जानते हैं, और बर्फ की दिशा के में बराबर रगड़ते जाने से इसका एक हिस्सा जो है कॉन्वेक्स स्लोप या उन्नतोत्तर बनता चला जाता है। और आगे जाके बर्फ आगे की ओर उतरते हुए ये विशाल घर्षण का प्रभाव वहां वहां पे नहीं दिखाई देता है। इसी कारण से इसे चट्टाने टीले पर दूर बैठी हुई भेड़ या मेष की तरह दिखाई देती है। और इनके पीछे एक ढाल बैठी हुई भेड़ की तरह आगे की तरह ऊबड़ खाबड़ सा महसूस होता है। तो इसी कारण से इसका नाम मेषशिला पड़ा है। और इसको रोशमुटोन नाम भी दिया है। तकनीकी नाम इसको रोशमुटोन कहा गया है। और जो इस तरह की जो आकृतियां हैं आल्प्स में है, हिमालय में है, राकी जो भी ऐसे बर्फ से बड़े विभाग हैं ग्लेशियर, उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है काल या छोटा दर्रा। आप जानते हैं सर्क आपने पढ़ा, सर्क निरंतर पीछे हटते रहते हैं और इनकी दीवारें जो है आपस जिससे कॉम बनती है कंधा जैसी, तो दीवारें आपस में मिली होती है। तो अतः ये कंघी नुमा नुकीली पहाड़ी बनने के पश्चात बर्फीले भाग को जो है आरा जैसी आकृति में काट जाती है। तो इसलिए इसको हम छोटा कॉल या छोटा दर्रा के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अलावा नूटान है, ये एक बर्फीला क्षेत्र है, शिखर जहाँ पे चोटियां ऊंचे से अधिक ऊंचाई पर खड़ी दिखाई देती हैं। ऐसी पहाड़ियां ग्रीनलैंड में खासकर बहुत ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं। ग्रीनलैंड बर्फ से भरा हुआ एक क्षेत्र है, हम सब जानते हैं। तो वैसे उन क्षेत्रों में इस तरह की आकृतियां खासकर दिखाई देती हैं। उत्तरी ध्रुव के निकट द्वीपों में भी इस तरह की आकृतियां दिखाई जाती हैं। और किनारे बर्फ के घर्षण से जहाँ तुषारपात, स्नोफॉल, अपक्षय, मौसमी क्रिया के कारण इस तरह की पहाड़ियां टूट टूट नष्ट, तो आप जानते हैं वेदरिंग का प्रभाव हर चीज में पड़ता है, तो बर्फ में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ की जो विभिन्न तरह के बड़े बड़े शिलाखंड हैं वो भी जो है उनमें घर्षण के कारण, तुषारपात के कारण, उसमें जो है मौसमी क्रियाओं के प्रभाव के कारण टूट टूट कर वो क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। और जिससे हिम की सतह से ऊपर चारों ओर जो है बर्फ से ढकी एकाकी शैल शिखर जो है नूनाटन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको नूनाटन कहलाते हैं। इसके अलावा फ्योर्ड, फ्योर्ड का भी आपने सुना होगा, हिमानियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिन क्षेत्रों में हिमानी होते हैं वहीं पर इस तरह की फ्योर्ड आकृति बनती है। और फ्योर्ड वास्तव में पूर्वकालीन घाटी हिमानियों द्वारा बनाई गई यू आकार घाटी की डूबी हुई घाटी, यू आकार मैंने पहली घाटी बताई थी, उसी की एक डूबी हुई घाटी जो है जिसको हम फ्योर्ड तट के या फ्योर्ड के नाम से जानते हैं। और मुख्यतः नॉर्वे है, स्वीडन है, अलास्का है, ध्रुवीय द्वीपों के किनारे पर प्लास्टोटिशियन जो हिम युग रहा था, उस समय क्या हुआ, सागर तक नीचे था, तब घाटी के
तब की जो घाटी हिमानी बर्फ के विस्तार के कारण सागर तट से ऊपर आए थे, तभी यू आकार की घाटियां बनी थी। और बाद में तापमान बढ़ने, बर्फ के पिघलने, सागर तट के ऊपर उठने से ऐसी यू आकार की जो घाटियां हैं पानी में डूब गई थी। तो इन्हें फ्योर्ड तट या फ्योर्ड कोस्ट के या फ्योर्ड के रूप में जानते हैं हम लोग। ये तट लंबे, संकरे खाई जैसे होते हैं। और जो मुख्यतः अलास्का तट पर बनी हुई खाड़ियां, रीड और टेकू ऐसी ही फ्योर्ड तट के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा है हिमनद से बनने वाली जो महत्वपूर्ण आकृति है, जिसको टिल प्लेन या अपोड़ भी कहा जाता है। ये हिमानी से कटाव की एक अंतिम अवस्था है। और यहाँ पे महाद्वीपी हिमानी अब जब पीछे खिसकती है तो नीचे उभरे भाग पर असमतल धरातल पर कटता छटता जाता है। समतल जो धरातल होता है, जब हिमानी का क्षेत्र फिर आगे की ओर बढ़ता जाए तो उस समय जो है ये क्षेत्र जो है समतल हो जाता है। और यहाँ पे अपक्षन यानी कि वैद्रम के प्रभाव से ढीला पड़ जाता है, यानी कि जितने भी वायुमंडलीय घटक है उनका प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, इसके कारण ये क्षेत्र ढीला हो जाता है और पुनः महाद्वीप हिमानी आगे बढ़ जाता है। तो ये सारे प्रदेश में मोरोन हिमानी द्वारा बहाए जाते हैं। और महाद्वीपी हिमानी की ये वृद्धावस्था जो है स्थलाकृति को हम समतल प्राय बना देते हैं, प्राय हो जाती है। यानी कि लास्ट में फिर से वो एक जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, पेनिप्लेन या समतल मैदान के रूप में बन जाते हैं। और लेकिन खासकर लेब्राडोर का पठार है, यूरोपीय रूस है, ऐसे ही टिल मैदान है या टिल प्लेन है, यानी कि उनको जैसे डेविस और टैंग ने भी अपरदन की क्रिया के द्वारा बनने वाले अवस्थाओं के आधार पर समतल मैदान या ट्विकलिंग ग्रीक फार्मिंग जैसा शब्द का नाम दिया था। ठीक इसी तरह से भी हिमानियों के द्वारा भी अपोड़ या टिन का निर्माण किया जाता है। तो ये हमने विभिन्न अवस्थाएं जो है बताई आपको अपर्दन, हिमानी के द्वारा अपर्दन की। तो हिमानी का जो परिवहन कार्य है थोड़ा उसको हम जानेंगे कि अपर्दन के अन्य कारकों के हम अलावा भी हिमानी जो है घाटी में संशोधन करके बहती जाती है। और हिमानी की जो बर्फ है बहुत धीमी गति से सीमित क्षेत्रों को प्रभावित करती है। उसके बहाव कटाव की प्रक्रिया जिन पदार्थों या अवसादों को एकत्रित कर दी जाती है और इनमें छोटे छोटे कांट चाट और व्यवस्था नहीं हो पाती है। और इस तरह से हिमोड़ या मोरेन, जिसको हिमोड़ कहा जाता है, मोरेन के नाम से हम उस क्षेत्र को पुकारते हैं, जब भी हिमानी पिघलकर पीछे की ओर हटती जाती है तो ऐसे में मोरेन घाटी में विभिन्न प्रकार के जमाव होते चले जाते हैं। और बहते हुए हिमानी में यह हिमोड़ मोरेन अनेक स्थितियों पर अनेक जगहों पर उत्पन्न हो जाते हैं। और हिमानी के दबाव एवं उसके मोरेन द्वारा हल्की गर्मी प्राप्त होने से हिम के नीचे बर्फीला पानी बहता है। किसके कारण? हिमानी के दबाव के कारण और उसके मोरेन द्वारा हल्की गर्मी प्राप्त होने से बर्फीला पानी इन क्षेत्रों, आप देखते होंगे अक्सर कहा जाता है कि केदारनाथ की में जहाँ जाए या बद्रीनाथ में उसमें जलकुंड है, बर्फ के पहाड़ है, नीचे जलकुंड है। तो इसका कारण क्या है? हिमानी में के दबाव के कारण और मोरेन के द्वारा हल्की गर्मी के कारण जो है वहां पे इस तरह की गर्म पानी के स्रोत निकल जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर पानी जो है गर्म हो जाता है और यह हिमानी की बहाव क्षमता को अपनी धारा के साथ साथ बढ़ा देता है। ऐसे में प्राय महीन कण बहते हैं। हिमानी के समाप्त होने के साथ साथ अपने साथ पदार्थों को भी ये क्षेत्र जमा कर देते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे इसके अलावा हिमानी के जमाव कार्य से बनी जो स्थलाकृतियां हैं उसमें है सबसे पहले मोरेन है, हिममोड़ है, और दूसरा है तटीय पार्श्विक हिममोड़ है, और अगला है मध्यवर्ती हिममोड़ है। इसके अलावा अंतिम हिममोड़ है और तली मोरेन है। इस तरह के जो है हिमानी के अपरदन के प्रमुख स्वरूप बनने वाली